जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स अपडेट विद रहमान। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं वन पेपर पाक स्टडीज़ के हवाले से। आज हम पाक स्टडी के लेक्चर नंबर 2 की तरफ जाने बढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 में जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि पहला लेक्चर जो है उसको एक बार गो थ्रू कर लें। जब आप पहला लेक्चर देखोगे तब आपको पर्सनैलिटीज़ के हवाले से पता लगेगा कि पाकिस्तान की कौन कौन सी अहम पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके हवाले से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत ही अहम क्वेश्चंस इनमें बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारा होगा सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म और अल्लामा इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बारे में डिस्कस हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जो बच्चा शुरू से 5 क्लास से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक इन्हीं दो पर्सनैलिटीज़ को है वो डिस्कस करता है। इन्हीं दो पर्सनैलिटीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है टीचर्स गाइड करते हैं बच्चों को। तो आज जो है सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में डिस्कस करेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान कौन थे, इनका जो है पाकिस्तान के बनने से और पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी काविशें इन्होंने की हैं और इनकी कौन कौन सी तसानीफ़ हैं, मुसलमानों के लिए इनका क्या रद्द अमल था और मुसलमानों के हक़ के लिए इन्होंने क्या आवाज़ उठाई। तो ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान वो पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में भी बच्चों ने डिस्कस किया होगा, सुना होगा आप लोगों ने। आपने अपनी 6, 7, 8 क्लास की बुक्स में भी इनको पढ़ा होगा। ठीक है, इनकी जो तसानीफ़ हैं, इन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, सारे के सारे जो हैं वो अपने पढ़े होंगे, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद बिन कासम, मोहम्मद बिन कासम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखें ना कि हमारे पास पाक स्टडीज़ है, तो पाक स्टडीज़ में कौन कौन सी जो है हमारे पास फेमस पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं, और उसके बाद मुग़ल आ जाते हैं, मुग़ल डायनेस्टी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। यानी कि यूँ समझ लें 1600 से लेकर 1947 तक जो जो हो चुका है हमारी तारीख में, उसको हम यूँ समझ लें तारीख को ही डिस्कस कर रहे हैं। राइट, हम तारीख के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तारीख को हम लेकर चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मुग़ल जो हैं वो कब उन ईस्ट इंडिया कंपनी का उनके साथ टाकरा कब हुआ। ठीक है, मुग़ल डायनेस्टी का, मुग़लिया सल्तनत का। उसके बाद हम देखेंगे कि मुग़लिया सल्तनत से पहले कितनी सल्तनतें और थी। ठीक है, 5 सल्तनतें थी। उसके बाद ये क्वेश्चन जो हैं पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार रीड आउट कीजिएगा, पढ़िएगा। ये डेट्स जो हैं इनको आप याद रखिएगा कि 1857 की जंग आज़ादी किन के दरमियान हुई थी, और 1600 में जो अब क्या उसे कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या डिफरेंस था। तो ये सारी 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 की सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर के हवाले से, वन पेपर एमसीक्यू के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम स्किप किए। तो जी, सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान का जो पूरा नाम सर सैयद अहमद ख़ान था। ठीक है, और इनके पेरेंट्स मीर मोहम्मद मुत्तकी एंड अजीज़ुल निसा। ठीक है, ये इनके पेरेंट्स थे। और सर सैयद अहमद ख़ान वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको पेपर के हवाले से याद कीजिएगा कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 अक्टूबर 1877 है। 17 अक्टूबर 1877। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें से ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो कोई फ़तीन नहीं होते जो पेपर हल कर लेते हैं। तो ये सारी सारी की चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के हवाले से। इनको ही अगर आप 2-3 बार रीड आउट करोगे, 2-3 बार इनको पढ़ोगे, तो ये आपको डेट्स याद हो जाएंगी। तो ये डेट्स ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और थ्योरी तो वहाँ पे होती नहीं है। राइट, आप किसी भी पेपर को पीपीएससी का ले लो, एफपीएससी का कोई भी पेपर ले लो, तो वहाँ पर जो थ्योरी होती है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप डेट्स को इम्पॉर्टेंट समझो। ठीक है, डेट्स के बारे में आप जान लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो, आपको कितना जो है नॉलेज है, आप कितना जो है एक किसी डेट को याद रखने के लिए कितना आप उसके लिए कोशा हैं। ठीक, इसके बाद बारी आती है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी इन दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो दिल्ली में पैदा हुए थे 17 अक्टूबर 1817 को। 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, और इनके जो फादर थे वो एक मुत्तकी इंसान थे। ठीक है, एक मीर मोहम्मद मुत्तकी एक नोबल इंसान थे, नोबल मैन इन मुगल कोर्ट, मुगलिया दरबार में एक मुत्तकी इंसान के तौर पर जाने जाते थे इनके जो फादर थे। ठीक है, मुगलिया दरबार
अर्ली कैरियर एंड जॉब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन 1838 से सैयद अहमद खान ज्वाइन ब्रिटिश काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन एज क्लर्क इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन आगरा। अब यहाँ पे ये इनके जो पहला कैरियर है, इन्होंने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया? इन्होंने पहली जॉब अपनी एज ए क्लर्क स्टार्ट की। कहाँ पे स्टार्ट की जी? ब्रिटिश काउंसिल में। ब्रिटिश ब्रिटिश यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटर क्लर्क, ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ लॉ आगरा। आगरा में इन्होंने क्या किया था? अपनी पहली जॉब का आगाज किया था। लीडिंग टू हिज अपॉइंटमेंट टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन विद द ब्रिटिश इंडियन जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम जुडिशनल सिस्टम, जो जुडिशनल सिस्टम होता है कोर्ट्स में होता है। तो ये वो इनके कैरियर के बारे में बताया गया है कि इन्होंने अपना कैरियर कब स्टार्ट किया। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि इन्होंने अपना कैरियर कौन से सन में स्टार्ट किया। तो 1838। इनकी जो पैदाइश है वो 1817 में हुई थी। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, पैदाइश इनकी 17 में हुई थी और 38 में इन्होंने अपना पहला कैरियर जो है जॉब का वो स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद कैरियर टाइटल एंड अवार्ड। सर सैयद अहमद खान ज्वाइन ईस्ट इंडिया कंपनी एज फॉलोज इन 1838। 1838 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है। तो उसमें 1838 जैसे पहले अब वही क्लर्क की बात कर लीजिए, ब्रिटिश काउंसिल है, ब्रिटिश काउंसिल वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ पे इन्होंने एज ए क्लर्क जो है डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, ठीक है। जो उनकी अदालत उस वक्त की अदालत होती है वहाँ पे इन्होंने एज ए क्लर्क काम किया। 1839 में इनकी प्रमोशन हो गई और ये नायब मुंशी डिप्टी रीडर जो है ये तैनात हो गए। उसके बाद फिर 1841 में मुंसिफ सब जज इन फतेहपुर सिकरी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ जी? ट्रांसफर हो गए। अब ये जो डेट्स है ना, ये जो डेट्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इनको एक दो बार पढ़ोगे ना, बुलंद आवाज से पढ़ोगे, इनको दो तीन बार लिख के देखोगे तो ये डेट्स आपके लिए कोई इतनी होंगी नहीं कि आप इनको याद ना कर सको। ये जो डेट्स है ना, ये डेट्स ही तो सब कुछ है। इन्हीं डेट्स की बना पर तो पेपर बनता है। ये वो डेट्स हैं, इनको अगर लेके चले ना तो ये डेट, ठीक है, ये ठीक है, और इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद फिर ये, ठीक है। ये जो डेट्स हैं इन्हीं बना पर जो है पीपीएससी पेपर बनाता है, पीएससी पेपर बनाता है। तो ये डेट्स जो है, फरवरी में क्या हुआ था? 1838 फरवरी में उनकी ट्रांसफ़र कहाँ हुई थी और वो एज ए क्या जो है वो प्रमोट हुए थे। तो ये सारी डेट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। इनको अगर आप पढ़ोगे, रीड आउट करोगे तो ये आपके लिए अहमियत की हामिल होगी। आप इनको एक दो बार रीड आउट करोगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक। डेट्स के बारे में याद करने के बाद हम देखेंगे कि इनकी डेथ जो है वो कब हुई? 27 मार्च 1898। इनकी जो डेथ है वो कब हुई थी? 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुई थी। तब क्या हुआ था कि इन अलीगढ़ में इन्होंने यूनिवर्सिटी भी बनाई थी। इन्होंने बहुत सारी अपनी खिदमात दी थी जिनकी बना पर इनको एक फेमस पर्सनालिटी का लक़ब मिला, ठीक, सर का लक़ब मिला। सर का लक़ब इनको किसने दिया था? अंग्रेज ने दिया था। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनको कब और किसने जो है सर का लक़ब दिया, ठीक। डेथ के बाद जो है इनकी एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूट उनकी बात कर लेते हैं। गुलशन स्कूल, ये स्कूल जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1859 को हुई, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया में है। विक्टोरिया स्कूल है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 1863 में, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश, ये भी इंडिया में है। अब साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, जिसको बाद में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, ठीक है, ये भी 1864 में इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई, ये भी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। साइंटिफिक सोसाइटी के बाद जो है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट स्कूल, ये 1866। ये तारीखें जो है ना इनको आप साथ साथ लिखते जाएं किसी कॉपी के ऊपर, अपने हिसाब से लिखते जाएं। अगर जो बंदा अपने हिसाब से लिखता है ना तो उसे याद रहता है कि मैंने कौन सी तारीख कैसे लिखी थी और मुझे कैसे उसको याद करना है, राइट। आप पढ़ोगे, देखोगे, पहले देखो, पढ़ो, फिर उसको लिख के देखो, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे देन आपको भूल जाएगा। अगर आप इसको पढ़ के लिख के देखोगे तब आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। आप एक बार पढ़ के देखो, फिर उसको लिख के देखो, फिर पढ़ के देखो, फिर लिख के देखो। जब तक आपको ये याद नहीं ना हो जाता आप इसको छोड़ो नहीं
क्योंकि डेट्स जो होती हैं ये बहुत ही अहमियत की हामिल होती हैं किसी भी पेपर के हवाले से। तो आप डेट्स को कभी ना भूलना। और ये इनकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हवाले से डेट्स है, तो ये तो बहुत ही अहमियत की हामिल है, राइट। तो इसके बाद तहजीबुल अखलाक, वो ये भी पूछ सकता है यहाँ पर, आप अगर क्वेश्चन एक और बनता है कि वो ये भी पूछ सकता है कि वो उनके कौन से जो ऐसे 3 जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें उनकी फहरिस्त वो नीचे दे देता है, ठीक है। तो उनमें से आप कोई 3 जो है वो लाइन वाइज उनको जो है अलग कर लें। तो इनमें से इनकी जो है आपने तरतीब भी एक तरह रखनी है। और यानी कि तरतीब का मतलब ये होता है कि आप देखें ना, सबसे पहले हमारे पास ये इनकी डेट है, ठीक, ये, उसके बाद फिर ये है। अब ये सीरीज वाइज चलते हैं, पहले 59 है, फिर 63 है, फिर 64 हो गया, फिर अब 66 हो गया, ठीक है, फिर 70 हो गया, ठीक है, फिर 75 हो गया, 77 हो गया, फिर 1920 हो गया। तो इस तरह ये इनकी डेट्स के हवाले से इनको याद रखें कि इनकी जो ये तरतीब बनती है, ठीक है। तो ये तरतीब जब बनेगी तब आप इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर सकोगे, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये डेट्स तो आपको हो गई होगी याद, ठीक है। आप इनको एक बार पढ़ोगे इंशाल्लाह ये आपके लिए क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम बारी आती है हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स की। इनकी जो इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स हैं, इनकी जो इम्पॉर्टेंट तसानीफ हैं, इम्पॉर्टेंट तसानीफ जो इन्होंने लिखी थी, किताबें लिखी थी, इनकी ये इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स हैं, इनकी इम्पॉर्टेंट जो है तसानीफ है, इनमें जो है डिलाइट ऑफ द हार्ट इन रिमेनिंग द बिलव्ड, डिलाइट ऑफ द हार्ट्स इन रिमेनिंग द बिलव्ड, ये जो है एक तसनीफ है इनकी, जो कि इन्होंने लिखी थी 1842 में, 1842 में। अब ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 1838 में इनकी जॉब हुई थी और 1842 में इन्होंने ये बुक लिख दी, ठीक। और इनकी जो पब्लिकेशन है वो भी 1842 में ही हुई थी। पब्लिकेशन के बारे में अलग से पूछ सकते हैं और जो रिटर्न है वो अलग से हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारे पास इनका काज है, लिखने की वजह है कि इन्होंने वो बुक क्यों लिखी थी। यहाँ पर लिखा है बायोलॉजिकल स्केच ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जो है उस किताब में लिखा है, ठीक है। और इट वाज द लाइन with the reformist idea of Shah Waliullah and aim to provide the positive perspective on the life of the Prophet। इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लम की लाइफ के ऊपर जो है बुक लिखी, जो कि डिलाइट ऑफ द हार्ट्स इन द रिमेनिंग द बिलव्ड, ठीक है। तो इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लम की ज़िंदगी पे सबसे पहले जो है किताब लिखी, ठीक है। हम दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को जो है अपनी इबादत के लिए भेजा है, ठीक है। अपनी जो है तमाम तर जो काविशें हैं मुसलमानों की बका के लिए लगाना, वो एक अलग टाइम है, ठीक है, अलग एक इशू है। लेकिन साथ साथ दीन को लेके चलना भी एक बहुत बड़ी नेकी है, और इसी वजह से ये आज दुनिया में इनका नाम जिंदा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये है नेक्स्ट हमारे पास है जी द गिफ्ट ऑफ हसन। इसकी जो पब्लिकेशन है, वो 1844 में हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी, तो यही इनकी तसानीफ है, ठीक है। ये तसानीफ के बारे में इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये तसानीफ जो मैंने आपको पहले बता दिया कि वसल्लम की ज़ात पर इन्होंने जो है बुक लिखी। उसके बाद फिर इन्होंने जो है नेक्स्ट हमारे पास है ये जो है द गिफ्ट ऑफ हसन जो है ये बुक लिखी। उसके बाद फिर कलमातुल हक लिखी, ठीक है। उसके बाद ये बुक्स हैं। तो ये बुक्स के बाद साथ साथ मैंने इनकी जो डेट भी मेंशन की है, ठीक है, कौन कौन सी डेट में क्या क्या बुक जो है कौन कौन सी इन्होंने तसनीफ जो है वो शाया की। तो ये सारी की सारी डेट्स जो हैं वो लाइन वाइज है, ठीक है, सीरियल वाइज है। सबसे पहले 1842 है, फिर 1849 है, उसके बाद फिर से इसकी पब्लिकेशन भी 1849 की है, ठीक है। फिर 1850 है, फिर 52 है, फिर 52 फिर से 52 है, ठीक है। और ये नामा दारुल बयान है, ठीक है। तो इसके बाद ये सारी की सारी तसनीफ इनकी जो है अदाब बगावत है, ठीक है। ये अदाब बगावत जिन्होंने 1859 में लिखी है। अदाब बगावत जो है ये मुसलमानों के हक में लिखी थी। ये मुसलमानों के हक में लिखी थी। जब 1857 की जंग आज़ादी हुई थी तो मुसलमानों को बेदार करने के लिए सिर्फ अल्लामा इकबाल ने ही कोशिशें नहीं की, सर सैयद अहमद खान ने भी कोशिशें की। जंग आज़ादी 1857 क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि मुसलमानों पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुकूमत की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने आए तो यहाँ पर सिर्फ तिजारत के गर्ज से थे, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर आके पूरी की पूरी सल्तनत के मालिक बन के बैठ गए। 200 सालों में पूरी इंडिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो उस मैकेनिज्म को उस पे जो है आवाज़ उठाने के लिए मुसलमानों को एक अलग मुल्क जो है जहाँ पर वो अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के
पैरोकार होकर जो है अपनी तमाम ख्वाहिशात, अपनी विशेष, अपनी अपनी तमाम जो है ज़रूरियात को पूरा कर सकें, तो उन्होंने एक आदाब बगावत जो है लिखी थी, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को एक अलग परचम के नीचे जो है खड़ा किया, और इसकी जो है पब्लिकेशन भी 1859 में हुई थी। ये बहुत ही अहम इनकी बुक है, ठीक है। ये बुक 1859 की है। 1857 की जंग आज़ादी और 1859, ये दोनों चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट और अहमियत की हामिल है, ठीक है। और ये सारी ही डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको जो डेट्स हैं उनके बारे में गाइडलाइन दी जाए कि कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। और यहाँ पर तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया है कि इस जो कोई भी एक लेक्चर में अपलोड करूँगा, ठीक है, उस लेक्चर के साथ ही उसका जो है वो सारा का सारा मटेरियल भी साथ मिल जाएगा आपको। यहाँ पर पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी आपके साथ ऐड कर दिए हैं, ताकि आपको ये परेशानी ना हो। अगर आप इसको पढ़ें तब आप इसको पास्ट पेपर्स को हल करके देखो कि आपको पढ़ने पर कितना नॉलेज हासिल हुआ है। तो ये पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं, व्हेन सर सईद अहमद खान वाज बॉर्न, यहाँ पर 1817 में हुए थे, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फाउंडेड बाय सर सईद अहमद खान इज नाउ एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे इनमें से एक है, ठीक है। अब ये आपने खुद डिस्कस करना है, इनको खुद पढ़ने की कोशिश करनी है, राइट। इसी तरह ही which the title of the book which Sir Sayyid Khan presented on the views of the causes of Indian Rebellion of 1857, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द इंडियन रेवोल्यूट एंड इट्स काजेज, जो मैंने पहले आपको बताई है 1859 में जो उन्होंने बुक लिखी थी, वो 1857 के जंग आज़ादी के बारे में मुसलमानों की को बेदार करने के लिए उन्होंने लिखी थी। वो बुक का जो है यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। और इसी तरह ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप एक बार रीड आउट कीजिएगा, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने उर्दू में भी इसको, ठीक है, लिख दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जैसे मैंने सर सैयद अहमद खान के बारे में बताया, उसके बाद मोहम्मद बिन कासम आ गए। मोहम्मद बिन कासम ने क्या किया, 1712 में इन्होंने देबल पे हमला किया और देबल के रास्ते पे जाकर इन्होंने सिंध फतह किया। उसके बाद 1715 में इन्होंने मुल्तान को फतह किया। उसके बाद फिर महमूद गजनवी आ गए। उन्होंने 1000 से लेकर 1026 तक 71 सालों में महमूद गजनवी ने बरसगीर पर 12 हमले किए और 1026 में क्या किया, इसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, जिसकी वजह से ये बहुत ही अभी तक जो है ये सुर्खियों में है ये बंदा। महमूद गजनवी एक मुसलमान बादशाह था, हाकिम था, ठीक है। और इसने जो है मंदिर तोड़ा था, यानी कि इसने ये साबित किया था कि ये एक निडर मुस्लिम है, ठीक। उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी आया, उसने 1191 से लेकर 1192 तक 2 जंगें हुई और 1191 में शहाबुद्दीन गौरी को पृथ्वीराज ने शिकस्त दी। फिर 1192 में इनकी दूसरी जंग में महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को शिकस्त दी और यूं बरसीर में मुस्लिम राज का आगाज हुआ, ठीक है। और ये सारा मैंने उर्दू में भी लिख दिया है, अगर आप इसको उर्दू में पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल फिल फॉल जो है वो ही क्लियर होगा, ठीक। आप इसको उर्दू में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सल्तनतें आ गई, कितनी सल्तनतें थी, ठीक है। दिल्ली में कितनी सल्तनतें थी, ठीक है। दिल्ली में 5 सल्तनतें थी। तो मैं आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ओवरव्यू आपको जो पता लग जाए कि आप कितना जो है इसको एक, यानी कि एक कहानी होती है ना, अगर एक कहानी है तो उस कहानी को अगर हम एक किसी बंदे से सुन लेना, तो एक आपको अगर उर्दू के हवाले से या किसी भी कोई भी टॉपिक है, किसी भी, चाहे इंग्लिश का है चाहे उर्दू का है, अगर आपको उसका जो है लॉजिक समझ आ गया, देन आप उस पर जो है आपकी कमांड हासिल है आपको, ठीक है। आपको उसका कॉन्सेप्ट पता लग गया ना, आप उस पर जो है आपके लिए सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो सोने पे सुहागा इस तरह है कि आपको जो कुछ तरीके मैं समझा देता हूँ कि दिल्ली सल्तनतें हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनतें कहाँ कब से शुरू हुई, 1290 से लेकर 1526 तक स्टार्ट हुई। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत जो थी इसमें 5 सल्तनतें थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में 5 सल्तनतें थी, ठीक है। जो है ईयर वाइज जो है अपनी अपनी तारीख बदलती रही, ठीक है। 1290 से लेकर 1526 तक सल्तनतें कायम रही। इनमें 5 सल्तनतें हैं, ममलूक, खिलजी, तुगलक, सादात और लोधी, ठीक है। ये सल्तनतें थी। उसके बाद फिर जो है मुगलिया सल्तनत आ गई 1526 में। वो नेक्स्ट जो है मुगलिया सल्तनत के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सल्तनतें हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं जी। तो ये सल्तनतें हैं, पहले दिल्ली सल्तनत है, सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक, शहाबुद्दीन गौरी खानदान के जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने बरसगीर में इस्लामी हुकूमत कायम की, ठीक है। अब ये थोड़ी थोड़ी इनकी जो है
लाइन वाइज इसको पढ़ते रहें, समझते रहें कि इनके बारे में जो है लिखा हुआ है कि इनकी डिटेल इन्होंने कब से लेकर किस वजह से हुकूमत स्टार्ट की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक और चीज़, कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है सल्तनत में शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन इसको पूरा जो है वो इनकी बेटी जो थी उन्होंने किया था। ठीक है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक है, 1320 तक इन्होंने हुकूमत की। गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने 1320 से 1414 तक, अब 1414 से लेकर 1500, अब 1451 तक। ठीक है, अब 1451 से लेकर 1526 तक हुकूमतें कायम रही। अब यहाँ पर लोधी सल्तनत में वास्को डे गामा ने 1498 में यूरोप से एशिया तक का समुद्री रास्ता दरियाफ्त किया। समुद्री रास्ता जो अंटार्कटिका से होता हुआ जाता है। ठीक है, समुद्री रास्ता दरियाफ्त किया। यहाँ से जो है आजकल जो होती है वो 1498 में किया था। ठीक है, क्योंकि 1498 में जब समुद्री रास्ता दरियाफ्त हो गया तो 1600 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। और ये सारी की सारी जो है डेट्स है ना, इनके साथ ये रिलेट करते हैं। आप इनको एक बार रिलेट करोगे ना कि किस बंदे ने क्या काम किया, उसका आगे जाके इस पे क्या असर है, तो आपको ये पढ़ने में, आपको ये समझने में आसानी होगी। ठीक, तो 1498 में इसने जो है समुद्री रास्ता दरियाफ्त कर दिया। अब उस रास्ते का जो फायदा है किसने तो वो उठाया है, तो 1600 में किसने उठाया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया है। उसने क्या किया, एक चार्टर ले लिया कि क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर लिया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इसको पहले पढ़ लें। ठीक है, तो उसके बाद ये इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये फिर नेक्स्ट आपको याद करने में आसानी होगी कि इसको रिलेट करके पढ़ना कैसा है और वैसे ही आंखों पे पट्टी बांध के पढ़ना कैसा है। ठीक, तो उसके बाद लोधी सल्तनत का खात्मा, पानीपत की जंग। पहली पानीपत की जंग जो थी वो जहीरुद्दीन बाबर ने लड़ी थी। जो मुगलिया सल्तनत की जिसने बुनियाद रखी थी जहीरुद्दीन बाबर थे। उन्होंने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी पानीपत की जंग में। ठीक है, और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रख दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी, दिल्ली सल्तनतें जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनतें हैं, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। डिटेल में आप उर्दू में इसको पढ़ें। ठीक है, रीड आउट कीजिएगा। तो आज का लेक्चर जो है इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। नई जॉब्स की तैयारी और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।